बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा डिस्कशन टॉपिक है वो है स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स। ठीक है, इसमें हम इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, इसकी क्लासेस की बात करेंगे और उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कंपाउंड्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि स्टीरियोकेमिस्ट्री है क्या। तो जो स्टीरियोकेमिस्ट्री है, दो वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, जैसे स्टीरियो और केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का तो हमें पता है कि ये ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर को, उसमें चेंजेस को, होने वाले चेंजेस को और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। बट स्टीरियो का क्या मतलब है? तो स्टीरियो ग्रीक वर्ड स्टीरोज से निकला है, ठीक है, जिसका मतलब है थ्री डायमेंशनली, 3D। ठीक है, थ्री डायमेंशनल मीन्स डैट के इसमें हमने जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उनको 3 डायमेंशन के तौर पे देखना है, उनकी अरेंजमेंट को देखना है, उनकी कनेक्टिविटी को देखना है। तो अब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की अब ओवरऑल डेफिनेशन की बात करें तो वो क्या होगा कि स्टीरियोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री दैट डील्स विद द अरेंजमेंट और कनेक्टिविटी ऑफ द एटम्स अराउंड अ सेंटर। ठीक है, कि किसी भी सेंटर के इर्द गिर्द जो भी एटम्स अटैच हैं उनकी अरेंजमेंट को, उनकी कनेक्टिविटी को देखना स्टीरियोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, और इसमें हम ये भी देखते हैं कि जो भी एटम अटैच हैं सेंटर के साथ वो किस तरह से अफेक्ट करते हैं और उनकी जो ज्योमेट्री है वो किस तरह से इफेक्ट करेगी कंपाउंड को। तो यहाँ तक हमने स्टीरियोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को देख लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स के रेफरेंस से स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स क्या है। तो इस पे हमने पहले पूरा लेक्चर एक डिस्कस किया कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स क्या हैं, कि कौन से फैक्टर उन पे इफेक्ट करते हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस तरह से इफेक्ट होती है। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स पे स्टीरियो का क्या असर है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स, रिपीट में कर रही हूँ, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड दैट हैव वन सेंटर, ठीक है, एंड वन और मोर लिगेंड्स आर अटैच्ड टू इट। ठीक है, एक सेंटर होता है और उसके साथ एक, दो या दो से ज़्यादा जो लिगेंड्स हैं वो अटैच होते हैं। जो लिगेंड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी इफ़ेक्ट करती हैं कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स को। लेकिन अगर अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के रेफरेंस से बात करें तो इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप्स अराउंड अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखना होता है कि जो भी मेटल है सेंटर में, या कोई भी एटम है या कोई भी आयन सेंटर में है, उसके साथ जो भी लिगेंड्स अटैच है उनकी अरेंजमेंट क्या है। ठीक है, उनको हमने थ्री डायमेंशनली देखना है, उनको हमने स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स डैट को हमने उनमें स्पेस पे देखना है कि हर लीजेंड की जो डायरेक्शन है वो किस तरह से इफेक्ट कर सकती है या करती है कंपाउंड को। ठीक है, और उसके साथ जो भी लीजेंड अटैच है, जो भी उसके साथ दूसरा एटम अटैच है, वो उसके बिहेवियर को किस तरह से इफ़ेक्ट करता है। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री के हवाले से हमारी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, इसमें अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें हमने ये भी देखना होता है कि जो लिगेंड्स अटैच हैं क्या वो भी इफ़ेक्ट करते हैं सेंट्रल एटम को। ठीक है, और क्या उनकी अरेंजमेंट की वजह से भी जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड हैं उन पे कोई इफ़ेक्ट होता है। तो इट आल्सो कंसर्न हाउ डिफरेंट लीजेंड्स आर अराउंड मेटल। ठीक है, कि किस तरह से जो लीजेंड्स हैं सेंटर के इर्द गिर्द हैं वो। ठीक है, और सेकंड पे कि हाउ अरेंजमेंट्स इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द कंपाउंड, के बिहेवियर को वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं। लीजेंड्स जो सेंटर के साथ अटैच है उनकी अरेंजमेंट किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है और कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हम जनरल अगर हम देखें तो हम बात करते हैं कि कंपनीज मैटर। ठीक है, कंपनी मैटर करती है। अगर हम अपनी ही बात कर लें, कंपनी मैटर करती है। तो अगर हम कंपाउंड्स की बात भी करें तो उनके साथ भी जो उसके लीजेंड्स हैं वो मैटर करते हैं उनकी बिहेवियर पे। तो ठीक है, यहाँ तक हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की बात आ गई। उसके बाद हमने ये भी देखा था पिछले ही लेक्चर में कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स है वो सेवरल बॉन्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, वो दो हो सकते हैं, वो तीन हो सकते हैं, वो एक लीजेंड के साथ ही एक लीजेंड के साथ अटैच है, दो के साथ अटैच है। मीन्स वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का बिहेवियर शो करेगा किस लीजेंड के अटैच होने पे या डिस्कनेक्ट होने पे। तो यहाँ तक हमने बात की
स्टीरियो केमिस्ट्री की और कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स के रेफरेंस से स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, वो किस तरह से डील करती है कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स के साथ स्टीरियो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी एग्जांपल पे, जिससे क्लियर हो जाएगा कि वाकई स्टीरियो केमिस्ट्री में क्या कहना चाह रही है, हमने इसमें देखना क्या है। तो एग्जाम्पल में हम सिंपलेस्ट सा मॉलिक्यूल ले लेते हैं 2-क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं ब्यूटेन मीन 4 कार्बन इसमें होंगे, ठीक है। और 4 कार्बन है, अब इसमें 2 क्लोरो है तो दूसरे कार्बन पे इसमें क्लोरीन लगा होगा। तो अब इसमें 4 कार्बन है, तो इन चारों कार्बन में से अगर हम एक को सेंटर कह दें, ठीक है, तो उस सेंट्रल कार्बन उसे हम बोल रहे हैं, उसके साथ फिर एक तो क्लोरो मींस क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। फिर वो ब्यूटेन है, तो उसके साथ जो उसकी मिथाइल या इथाइल या मींस उसके मोलिकुलर फार्मूला को पूरा करने के लिए जो भी हाइड्रोजन्स अटैच होंगे वो सारे अटैच है। तो इसमें अब हमने ये देख लिया कि एक सेंट्रल कार्बन है, उसके साथ एक साइड पे क्लोरीन अटैच है, ठीक है। दूसरे पे मिथाइल ग्रुप है, तीसरी साइड पे इथाइल ग्रुप अटैच है और चौथी साइड पे हमारे पास हाइड्रोजन है। तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड या कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड ये बन गया बिकॉज इसमें एक सेंटर है और उसके साथ सारे अटैच हैं एटम्स, जिन्हें हम लिजेंड्स भी बोल सकते हैं। अब इसमें जो हाइड्रोजन है, अगर हम इनकी प्रियोरिटीज़ की बात करें तो प्रियोरिटी के हिसाब से जो हाइड्रोजन है वो लोएस्ट प्रियोरिटी पे है, ठीक है। इसी तरह हर एटम की जो प्रियोरिटी है वो भी मैटर करती है कि उसको किस पोजीशन पे रखा जाएगा, वो किस पोजीशन पे अटैच होगा। अगर हम नेक्स्ट देखें स्टीरियो केमिस्ट्री किस चीज़ पे बेस करती है, तो वो है कि मॉलिक्यूल्स कायरल हैं या अकायरल, ठीक है। मीन्स डैट कि हम कह सकते हैं जो स्टीरियो है कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स की या जो भी कंपाउंड्स हैं उनकी डिपेंड करती है, बेस करती है कायरलिटी पे, मॉलिक्यूल्स के कायरल होने पे या अकायरल होने पे। लेकिन यहाँ पे अब क्वेश्चन ये बनता है कि कायरल होने का और अकायरल होने का क्या मतलब है। तो कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड इनटू देयर मिरर इमेजेस। मीन्स डैट के ऐसे मॉलिक्यूल्स जो अपनी ही मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं हो सकते, उन्हें हम बोलते हैं कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरलिटी की हमने डेफिनेशन देख ली। अब इसमें ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपनी ही मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं होगा, अपनी ही मिरर इमेज में वैसा फिट नहीं आएगा। मिरर इमेज का मतलब यहाँ पे ये है कि वो बिल्कुल उस जैसा होगा लेकिन फिर भी वो उसमें फिट नहीं आएगा, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा, कायरल होगा। जब तक हम उस मॉलिक्यूल को ब्रेक ना करें, फ्लिप ना करें या रोटेट ना करें, तो वो मॉलिक्यूल्स हम क्या कहेंगे उन्हें, कायरल मॉलिक्यूल्स। मीन्स डैट के विदाउट फ्लिपिंग और रोटेटिंग दे कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड इन देयर मिरर इमेजेस, ठीक है। और इसकी जो सिंपलेस्ट और मोस्ट कॉमन एग्जांपल है वो हमारे अपने हैंड है, ठीक है। आप देखें कि जो हमारा राइट हैंड है और जो लेफ्ट हैंड है दोनों सेम है, लेकिन अगर हम राइट हैंड के ऊपर लेफ्ट हैंड को रखें तो ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं आते, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल हमने देख ली, हैंडनेस की एग्जांपल है हमारी इसकी आ गई। अब दो जो सुपर इम्पोजेबल फॉर्म्स होती हैं ना कोई भी मॉलिक्यूल की, कायरल मॉलिक्यूल की, उसे हम बोलते हैं इनैंशियोमर्स, ठीक है। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इनैंशियोमर्स को क्या है, इनैंशियोमर्स आर दोज मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज्ड इन देयर मिरर इमेजेस, ठीक है। तो ये अब यहाँ तक तो हमने बात की कायरल मॉलिक्यूल्स की कि जो अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं होते विदाउट ब्रेकिंग और रोटेटिंग, ठीक है। तो ए कायरल मॉलिक्यूल फिर क्या होंगे, तो कायरल के जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं मॉलिक्यूल्स वो होते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल्स। इसका मतलब वो मॉलिक्यूल्स हैं कि जो अपनी मिरर इमेज में बिल्कुल फिट आते हैं, ठीक है। कायरल वो जो अपनी मिरर इमेज में सुपर इम्पोज नहीं होते, अपनी मिरर इमेज में फिट नहीं आते, और ए कायरल वो जो अपनी मिरर इमेजेस में फिट आते हैं। हम फर्दर एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें डिफरेंट कंपाउंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। जिसमें अगर हम फर्स्ट एग्जांपल में देखें तो डेक्स्ट्रो, एफाटाइम,
एक कंपाउंड है, केमिकल इसे हम बोल सकते हैं, कंपाउंड है, इसे हम यूज़ करते हैं ADHP की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इसी तरह लैक्टिक एसिड है जो योगर्ट में होता है प्रेजेंट, और एनारोबिक रेस्पिरेशन की वजह से ये बनता है। तो ये भी एग्जांपल है कायरल मॉलिक्यूल का। अच्छा, अगर हम इनकी एग्जांपल्स को हम कायरल मॉलिक्यूल्स के तौर पर ले रहे हैं, तो जब हम इनके स्ट्रक्चर को फर्दर हम डिस्कस करेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि ये कायरल है। इधर हम सिंपली सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो कायरल हैं। इसी तरह लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक है, और एक मेडिसिन है आइबोब्रूफन प्रूफन, ठीक है। ये मेडिसिन है, इसे ड्रग कह लें या कोई भी पेन रिलीविंग के लिए इसे यूज़ किया जाता है। ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए भी यूज़ होती है और फीवर को लो करने के लिए भी, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम डेली बेस की में कायरलिटी की एग्जांपल्स देखें तो वो भी डिफरेंट है। जैसे हैंडनेस, जैसे हमने पहले ही से डिस्कस किया कि लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड जो हमारे एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम अपने दूसरे टूल्स, डेली लाइफ में काफ़ी टूल्स यूज़ होते हैं, जैसे सीजर्स हो गए, ठीक है, ग्लव्स एंड मैनी मोर थिंग्स। इसी तरह अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करें, इमेज में फिट नहीं आएंगी। इसी तरह अगर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल कह लें या जो बायोलॉजिकली भी इम्पोर्टेंस जिसकी है, वो है DNA, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो हमें पता है कि DNA में हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, और इसका स्ट्रक्चर भी हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि ये हेलिकल होता है, डबल स्ट्रैंड्स होते हैं इसमें। लेकिन अगर उन दोनों स्ट्रक्चर्स की जो हेलिकेशन है, कोआइलेशन है, वो सही नहीं होगी, तो जो एक तो DNA का जो स्ट्रैंड है वो सही से वर्क नहीं करेगा, ठीक है, और दूसरा उसमें अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। मीन्स डैट कि अगर राइट जो स्ट्रैंड है वो हेलिकल स्ट्रक्चर बनाएगा तो वो स्टेबल होगा, इन केस लेफ्ट बनाएगा तो वो स्टेबल नहीं होगा। इसी तरह इमेजिन करें कि इसी मॉलिक्यूल्स को हमने हाथ में पकड़ा हुआ है, ठीक है, और जो हाइड्रोजन है जो लो प्रायोरिटी पे है वो हमसे अवे है, ठीक है, और जो अदर 3 ग्रुप्स हैं वो क्या हैं, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो तब हम उसे आर आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। समझ लगी कि इसी मॉलिक्यूल्स को हम एक साइड से पकड़ लें, और जो हाइड्रोजन है लो प्रायोरिटी वाला, उसको इमेजिन कर ले कि वो हमसे अवे है, लेकिन बाकी जो 3 ग्रुप्स हैं जो अटैच हैं सेंट्रल कार्बन के साथ, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो हम बोलेंगे कि ये आर आइसोमर है। अब यहाँ आर का क्या मतलब है, तो आर मीन्स राइट भी से हम कह सकते हैं, और ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड रेक्टस से, जिसका मतलब है राइट। तो आर यहाँ पे शो कर रहा है राइट को, और आइसोमर मीन्स डैट के वो आइसोमर जिसमें 3 जो जो बिल्कुल लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है वो हमसे अवे है, और बाकी जो 3 हैं वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसी तरह अगर हम देखें सेम मॉलिक्यूल को, और एक पोजीशन से अगर हमने उसे होल्ड किया हुआ है, एक पोजीशन से हमने उसे पकड़ा हुआ है, और जो हाइड्रोजन है या लोएस्ट प्रायोरिटी पे जो भी ग्रुप है वो हमसे अवे है, ठीक है, लेकिन जो अदर तीनों ग्रुप्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तब हम कहेंगे कि ये एस आइसोमर है, ठीक है। राइट आइसोमर या आर आइसोमर वो होगा जिसमें लोएस्ट प्रायोरिटी वाला जो ग्रुप है या एटम है वो हमसे अवे होगा, और बाकी तीनों जो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो वो आर आइसोमर होगा। लेकिन इन केस जो लोएस्ट है, वो तो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है वो तो हमसे अवे है, लेकिन जो बाकी 3 हैं वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो उसे हम एस आइसोमर बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि अगर हम आर आइसोमर को राइट आइसोमर बोल रहे हैं, तो एस आइसोमर क्यों हम बोल रहे हैं, हमें एल आइसोमर बोलना चाहिए था। तो यहाँ पे इसका इसकी जो काज वो ये है कि ये लैटिन वर्ड से, जैसे राइट के लिए रेक्टस मींस राइट, तो इसीलिए हम आर को यूज़ करते हैं। इसी तरह जो लेफ्ट के लिए हम एस को यूज़ करते हैं, तो वो भी लैटिन वर्ड है सिनिस्टर,
ठीक है, जिसका मतलब है लेफ्ट। तो इसीलिए हम उसको यूज़ करते हैं एस आइसोमर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि आर आइसोमर और एस आइसोमर में क्या फ़र्क होगा। दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि आर आइसोमर वो आइसोमर्स या वो मॉलिक्यूल्स जिसमें जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला एटम है वो हमसे अवे होगा, और बाकी तीनों जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स अटैच है सेंट्रल एटम के साथ वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो हम उसे आर आइसोमर बोलेंगे। और सिमिलरली अगर जो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला है वो हमसे अवे है, लेकिन जो बाकी तीन एटम्स या मॉलिक्यूल्स अटैच है सेंट्रल एटम के साथ वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे, तो हम उसे एस आइसोमर बोलेंगे। ठीक है। और एक बात यहाँ पे और ये है कि जो आर आइसोमर्स और एस आइसोमर्स ये एक दूसरे में सुपर इम्पोज कभी नहीं होते, तो इसीलिए हम इन्हें नैनोमर्स भी बोलते हैं। तो यहाँ तक था हमारा एग्जाम्पल की बात करें तो जो कायरलिटी है मॉलिक्यूल्स की वो बहुत इफेक्ट करती है फार्माक्यूटिकल कह लें, जो इंडस्ट्रीज़ है मेडिसिन बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे। अब वहाँ पे ये कैसे इफ़ेक्ट करती है, जैसे हमने ऊपर भी एक एग्जांपल देखी, आइबोप्रोफेन एक है ड्रग जो हम यूज़ करते हैं पेन रिलीविंग के लिए, लो फीवर करने के लिए, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम दूसरी साइड पे देखें तो जो इसकी दूसरी फॉर्म होगी या जो इसकी मिरर इमेज होगी वो साइड इफ़ेक्ट भी काज कर सकती है। मीन्स कि जो कायरलिटी है वो फार्माक्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर एक मॉलिक्यूल एक जगह पे हमें अच्छा इफ़ेक्ट दे रहा है तो दूसरी साइड पे अगर उसी की मिरर इमेज हमें क्या कर सकती है, साइड इफ़ेक्ट काज कर सकती है। इसी तरह फॉर्मोस जो कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, इसे बायोलॉजिकल साइंसेज में, ठीक है, डिफरेंट फील्ड्स में, मेडिकल फील्ड्स में हमने देख लिया इसे यूज़ किया जाता है। और बहुत से मॉलिक्यूल्स को बनाने के लिए जो कायरल और एकायरल का फैक्ट है इसे देखा जाता है, क्योंकि इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स की दो फॉर्म्स हो जाती हैं, और वो एक फॉर्म जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल होती है और दूसरी साइड पे एक फॉर्म जो हमारे लिए वो साइड इफ़ेक्ट काज कर सकती है। तो यहाँ तक आज हमने डिस्कस किया स्टीरियोकेमिस्ट्री को, कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड के रेफरेंस से स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने इनकी एग्जांपल्स को देखा, फिर हमने कायरल मॉलिक्यूल्स और एकायरल मॉलिक्यूल्स को देखा, उनमें डिफरेंस को देखा, और फिर उनकी एग्जांपल्स को हमने चेकआउट किया। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह से कोऑर्डिनेटिंग कंपाउंड्स को की स्टीरियो बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है, उनकी फर्दर क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, ठीक है। और फिर हम इसकी फर्दर इम्पोर्टेंस को और जो कोई इम्पोर्टेंट टर्म और कॉन्सेप्ट इसमें होंगे उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई कन्फ्यूजन है यहाँ तक या कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ ले, ठीक है।